हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं उमाशंकर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रमा एकेडमी में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे के जो प्रिंसिपल्स हैं उसकी बात करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एमपीपीएससी प्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो यूनिट नंबर 7 है उसकी एक श्रृंखला शुरू किए थे, जिसका जो पहला टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस, उसे कैसे अप्रोच करना है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, इन सभी बातों पर हमने चर्चा की थी। जिन साथियों ने नहीं देखा है वो वीडियो, सबसे पहले उसे देखें, देन इसे कंटिन्यू करें। ठीक, हमने लास्ट लेक्चर में एक लिस्ट प्रोवाइड की थी, आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया तो फिर से कर लें, जिसमें हम लोगों ने न्यूटन की गति का नियम पढ़ लिया था। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम, पलायन वेग, महाविस्फोट, ये ऊर्जा के संरक्षण नियम तक हम लोग पढ़ेंगे। इतने नियमों को हम लोग आज डील करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो चीज पढ़ा था, सबसे पहले उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, मेरा एक ही मोटिव है यह श्रृंखला लाने का कि आप लोगों को सेशन के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाएं और बाद में आप जब रिवीजन करें तो आपको सिर्फ देखने की जरूरत पड़े। ठीक है, आइए क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे मोटी मोटी जो बातें लास्ट सेशन में पढ़ी थी उसमें था कि विज्ञान के जो शाखा है भौतिक विज्ञान, उसके जो जनक थे वो कौन है? सर आइजैक न्यूटन। तो विज्ञान में भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? न्यूटन है। उसके बाद फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स, जो आधुनिक भौतिक विज्ञान है उसके जनक, आधुनिक भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो गैलीलियो गैलीली है। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। आगे हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गति के नियम पर डिस्कशन किया था, जिसके प्रतिपादक कौन है? न्यूटन है। ठीक, उसमें हम लोगों ने 3 नियम पढ़े थे, गति का प्रथम नियम, द्वितीय, तृतीय। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, गति का प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम है, उसे क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। जो गति का द्वितीय नियम है उसे क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ मोमेंटम, संवेग का नियम। ठीक, संवेग का नियम, लॉ ऑफ मोमेंटम। आगे बात करते हैं जो हमारा गति का तृतीय नियम है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसे हमने क्या पढ़ा था? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक, अब इसमें हम लोगों ने जो जड़त्व पढ़ा था उससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़े थे। क्या कि जो जड़त्व है अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे जड़त्व कहते हैं, है ना। और जड़त्व की जो माप है वह द्रव्यमान है। जो इनर्शिया का मेजरमेंट करते हैं वो मास के थ्रू करते हैं। कहने का मतलब है जो इनर्शिया है, जड़त्व है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के, द्रव्यमान के समानुपाती था। ये चीज हमने पढ़ा था। मैंने आपको बोला था जब भी इनर्शिया की बात हो आपके दिमाग में मास आना चाहिए, द्रव्यमान आना चाहिए वस्तु का। ठीक, इतनी बात हमने पढ़ी थी और इसके हमने सारे एग्जांपल्स देखे थे, बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स जितने भी हो सकते थे हमने देखे, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे वो भी हमने देखा था। ठीक,
चलिए आज के लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, ग्रेविटेशनल लॉ। ठीक, हमने 3 बिंदुओं पर चर्चा की थी लास्ट क्लास में कि आपको सबसे पहले सिद्धांत स्टेटमेंट पता होना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको वैज्ञानिक का नाम पता होना चाहिए, फिर उदाहरण वगैरह पता होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे न्यूटन लिखा हुआ है, मतलब इसके प्रतिपादक न्यूटन है। ठीक, ग्रेविटेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट लॉ है। और इसकी स्टेटमेंट की बात करते हैं। उससे पहले जो वर्ड है गुरुत्वाकर्षण, इसे आप समझो। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्व प्लस आकर्षण, 2 शब्दों से बना है। गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्व के अधीन लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। फिर से समझो, गुरुत्व के अधीन लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, अंडर दी ग्रेविटी लगने वाला जो फोर्स है, फोर्स बल, समझ रहे हो, अट्रैक्शन बल। ठीक, तो इसके स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोल रहे हैं कि ये 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल है। और ये जो 2 पिंड हैं, 2 बॉडी है, 2 सेलेस्टियल बॉडी है, ये यूनिवर्स की बात कर रहा है। ठीक है, यूनिवर्स में किसी भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक, मध्य लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और यह जो है आकर्षण बल 2 चीजों पर निर्भर कर रहा है। कौन कौन सी बातों पर निर्भर कर रहा है? ये जो 2 बॉडी है हमारे, जिसका मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण बल जो लग रहा है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यह इन दोनों मास के, इन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह हमारे गुरुत्वाकर्षण का स्टेटमेंट है। क्या बोला कि किसी भी 2 पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, जो कि 2 चीजों पर डिपेंड करता है, दोनों पिंडों के मास पर, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों पर, और दूसरी कि दोनों पिंडों के बीच की दूरी के जो स्क्वायर है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उनके बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो आपके प्रश्न कैसे बनेंगे, किस पर निर्भर करता है? तो आप बोलोगे मास पर और दूरी पर, द्रव्यमान और डिस्टेंस। क्लियर है? अब यहां से मैं आगे इसे ओपन करूं तो सबसे पहले तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, यहां से प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाते हैं तो एक इक्वल साइन आएगा। पहले तो मैं आपको बताया था समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती होता क्या है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब 2 बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं तो एक बॉडी को बढ़ाने पे, या 2 राशियां की बात करें कि 2 राशि अगर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, एक दूसरे के समानुपाती हैं, तो एक राशि को जब हम बढ़ाएंगे तो दूसरी राशि भी बढ़ेगी। अगर एक राशि को घटा रहे हैं तो दूसरी राशि भी घटेगी। और अगर ये दोनों राशियां एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, मींस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो एक बॉडी को हम इंक्रीज करेंगे तो दूसरी बॉडी डिक्रीज करेगी, और अगर फर्स्ट बॉडी को डिक्रीज करते हैं तो दूसरी बॉडी इंक्रीज करेगी। ये होता है समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ठीक, तो यहां से जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो इक्वल साइन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम लोग कैपिटल G से डिनोट करते हैं। फिर बाकी की चीजें सेम टू सेम लिख लेते हैं। ये जो स्टेटमेंट है इससे ये हमारा फॉर्मूला बनता है, F इज इक्वल टू G(m(m) अपॉन r स्क्वायर। अब यहां पे जो G है, ये G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, इंपॉर्टेंट है। ठीक, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। कैसे याद करेंगे, 667 10 11, तो उसको आप लोग याद कर सकते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11। ठीक, ये इसकी यूनिट है। तो
इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है वह एक आकर्षण बल है, उसमें एक आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल नहीं है। दो पिंडों के बीच आकर्षण बल की बात हो रही है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, हाँ, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व में क्या डिफरेंस होता है, ये चीज काफी कंफ्यूजिंग है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल एंड ग्रेविटी, क्या डिफरेंस है देखते हैं। अभी हमने जो बात की गुरुत्वाकर्षण नियम की जो स्टेटमेंट थी वो ब्रह्मांड में दो बॉडी के बीच की बात थी, दो सेलेस्टियल बॉडी के बात कर रहे थे, ठीक। सेम चीज है कि जो गुरुत्वाकर्षण है वह एक आकर्षण बल है, वह एक आकर्षण बल है जो कि दो पिंडों के मध्य लग रहा है, वह एक आकर्षण प्रकृति का होता है, ठीक, जो कि पिंडों के केंद्रों के अनुदिश लगता है, उसके सेंटर्स के टुवर्ड्स लगता है, ठीक। अब अगर हम लोग बात करते हैं गुरुत्व बल की, तो हम यूनिवर्स में किसी एक पिंड को, एक ग्रह को ले लेते हैं, मान लेते हैं एक ग्रह हम लोग पृथ्वी ले लेते हैं, ठीक। पृथ्वी की सतह पर जितनी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं को पृथ्वी ने एक बल लगा करके अपनी ओर खींच रखा है, उसी बल को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, उसी बल को हम लोग ग्रेविटी कहते हैं। कोई ग्रह अपनी सतह पर या अपने आसपास स्थित पिंडों वस्तुओं पर जो आकर्षण बल लगाता है उसी को हम लोग गुरुत्व बल कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें जो ये आकर्षण बल है, फोर्स, वो क्या होता है, वो mg होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था F = ma, जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से आया था, है ना। तो वहां पे F = ma, a क्या था हमारा, एक्सेलरेशन था, त्वरण था। तो ये हमारा जो g है ये हमारा गुरुत्वीय त्वरण है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। क्या इतनी बात समझ में आती है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्लियर, आपको क्लियर हो रही है कि गुरुत्व बल क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है। जब भी किसी भी एक ग्रह की बात करते हैं, उस ग्रह के ऊपर जो भी वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो आकर्षण बल लग रहा है उस ग्रह के द्वारा वो गुरुत्व बल है। और अगर हम लोग दो सेलेस्टियल बॉडी, दो पिंडों की बात कर रहे हैं, उनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल है वह होता है गुरुत्वाकर्षण। क्लियर हो गया। यहाँ पे जी की वैल्यू सबको याद होगी, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। पलायन वेग, पलायन वेग को मैंने यहां पे इसलिए लिया है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है, ठीक। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, इसकी स्टेटमेंट देखो, वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेलोसिटी जिससे फेंके जाने पर कोई वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाता है और वापस नहीं आता है। कहने का मतलब है ये हमारे पास पृथ्वी है, ठीक। इसके द्वारा अपने एनवायरनमेंट में, अपने चारों तरफ कहीं एक क्षेत्र तक, किसी एक, मान लेते हैं इतनी सीमा तक इसने आकर्षण बल लगाया, ठीक है। कोई भी बॉडी को हम इस सतह से फेंकें ऊपर तो ये वापस नीचे गिरती है, जैसे ये वापस नीचे गिर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा जो पृथ्वी है एक गुरुत्व बल लगा रहा है, F = mg, नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ, ठीक। तो कोई ना कोई सीमा होगी जिस सीमा तक ये आकर्षण बल लगा सकता है। उस सीमा के बाहर अगर हमने किसी वस्तु को फेंक दिया तो वह वापस नहीं आ सकता है। तो कितनी वेलोसिटी दें कि वह इस सीमा को पार करके निकल जाए, ये इस सीमा को पार करके निकल जाए, वही न्यूनतम वेलोसिटी, वही न्यूनतम वेग हमारा एस्केप वेलोसिटी कहलाता है, ठीक। जो कि इस ग्रेविटेशनल एरिया को, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके बाहर निकल जाता है। अगर हम पृथ्वी की बात करें तो इसका जो मान है, इसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सोचो, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड। सोचो, अगर इस स्पीड से हम किसी भी बॉडी को फेंकें कंटिन्यू, वो अगर जाए तो वो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाएगा। हम लोग जो उपग्रह वगैरह भेजते हैं, रॉकेट वगैरह जो प्रक्षेपण करते हैं, वो इस वेलोसिटी से ज्यादा होती है, ये लिमिट है। और अगर हम लोग चंद्रमा की बात करें, मून की बात करें, तो उसमें आप लोगों को पता है कि उसमें जो ग्रेविटेशन है वो कम है। हमारे अर्थ के कंपेयर में अगर बात करें तो 1/6 है,
हमारे यहाँ जो जी की वैल्यू 9.81 है, उसमें आप 6 से डिवाइड कर दोगे, वो जितना आएगा वहां पे चंद्रमा में उतनी ही वैल्यू है। तो चंद्रमा का जो पलायन वेग है, चंद्रमा की सतह पर अगर किसी वस्तु को फेंकते हो तो आपको 2.31 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी मिनिमम रखनी पड़ेगी, तब वो उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला है इसके वेलोसिटी का, √2gr। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसके वेलोसिटी किस किस राशि पर निर्भर करती है ना। तो एक तो है स्मॉल जी पर निर्भर करती है। मैंने क्या बोला, चंद्रमा की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय बल जो लग रही चंद्रमा पर, वह पृथ्वी के कंपेयर में 1/6 है, कम है ना। तो वहां पे इसके वेलोसिटी कम होगी, मतलब जी की वैल्यू कम होगी। अब जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये पृथ्वी का रेडियस है, त्रिज्या है ये पृथ्वी की है। अगर चंद्रमा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये त्रिज्या रखेंगे वो चंद्रमा की रखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ लिया और हमने पलायन वेग पढ़ लिया। आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। महाविस्फोट सिद्धांत, द बिग बैंग थ्योरी। ठीक, इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, जॉर्ज लेमेंत्रे हैं। ठीक है, जॉर्ज लेमेंत्रे हैं, जिन्होंने 1927 में इसे प्रतिपादित किया है, 1927 में। और 2 साल के बाद रॉबर्ट वेगनर ने इस सिद्धांत की पूरी व्याख्या, अच्छे से व्याख्या की थी। अब यह सिद्धांत जो है बिग बैंग थ्योरी, किस पर आधारित है, तो यह हमारे यूनिवर्स की उत्पत्ति पर आधारित है कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ठीक है ना। तो जो हमारे जॉर्ज लेमेंत्रे हैं, इन्होंने बताया था कि आज से अरबों वर्ष पूर्व हमारी जो ब्रह्मांड यूनिवर्स है वह एक बिंदु के समान आकृति की थी, बिंदु के समान थी। सोचो, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल। ठीक, उसमें एक महाविस्फोट हुआ और वह महाविस्फोट इतना ऊर्जावान था कि वो आज तक उसका विस्तार हो रहा है और हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ठीक, इसको समझने के लिए ये चीज आप देखो, ये है आपका मोतीचूर का लड्डू। ठीक, कैसे बनता है, आप लोगों ने क्या किया, आपने लड्डू को जितना ज्यादा फोर्स लगाया वो उतनी ही छोटी आकृति का हुआ। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड एक छोटे से प्रोटॉन के समान था। अगर मैं इसे तोड़ूं तो ये पूरा बिखर जाएगा। वैसे ही हमारा ब्रह्मांड भी बिखर गया और बढ़ता गया, और उसी से हमारी पृथ्वी, अन्य ग्रहों का, चंद्रमा, तारों का, सभी का निर्माण हुआ था। ठीक है ना। अब लड्डू देख करके सभी के मुंह में पानी आया होगा, तो आया है तो आज जा करके खरीद के खा लीजिएगा। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट देख लो, यह ब्रह्मांड अति सघन प्रोटॉन सा छोटा था। प्रोटॉन की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो पार्टिकल है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, परमाणु, एटम। और एटम 3 चीजों से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन कौन सा वाला भाग होता है किसी भी परमाणु के, सेंटर वाला पार्ट, नाभिक, न्यूक्लियस होता है, जिसमें सारा द्रव्यमान इसी में निहित होता है। बाकी का क्षेत्र काफी खाली होता है और जो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके चारों तरफ मूव करते हैं। तो प्रोटॉन के समान हमारा ब्रह्मांड था और इसमें एक महाविस्फोट हुआ। यह इतना ऊर्जावान था कि इसका विस्तार आज भी जारी है। इससे ज्यादा आप लोगों को नहीं जानना है, क्योंकि आप लोग इसे डिटेल में ज्योग्राफी वाले पार्ट में पढ़ोगे, मौका लगा तो आपको पढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्किमिडीज का सिद्धांत, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक, तो आर्किमिडीज सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, नाम से ही पता है, आर्किमिडीज हैं। ठीक है ना। अब इसकी स्टेटमेंट क्या बोलती है कि अगर कोई ठोस वस्तु, इस पे आप लोग ध्यान देंगे, ठोस वस्तु सॉलिड की बात कर रहा है, हॉलो बॉडी की बात नहीं कर रहा है। ठीक, ठोस वस्तु को किसी द्रव में डुबाई जाए तो उस पर एक बल आरोपित होगा उस द्रव के द्वारा। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करो कि आपके पास एक ग्लास है और वो पूरी तरीके से फिल्ड है पानी से।
ठीक, उसमें आपने एक आइस क्यूब डाला तो कुछ पानी बाहर छलक के गिरेगा, एक और आइस क्यूब डालोगे तो पानी और बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है? जितना पानी बाहर निकला उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, समझ रहे हो? तो वो द्रव्यमान उस द्रव के द्वारा उतने ही अमाउंट का बल उस पर, उस वस्तु पर लगाया जा रहा है, उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं। ठीक, क्लियर है? तो अब समझो इसको फिर से कि किसी वस्तु को जब हम लोग द्रव में डुबाते हैं पूरी तरीके से या आंशिक रूप से, तो उस पर एक बल लगता है ऊपर की तरफ, उस पर एक बल लगता है, थ्रस्ट फोर्स लगता है, उसी को उत्प्लावन बल बोलते हैं, जो कि किसके बराबर होता है? हटाए गए द्रव के भार के बराबर। उस वस्तु ने जितना द्रव हटाया है उस द्रव के भार के बराबर होगा उत्प्लावन बल। यहां पे आप लोग इसको समझो। जैसे ये एग्जांपल है, आप लोगों के पास एक नाव है, इस नाव को जैसे ही हम लोग जल में उतारते हैं तो यह कुछ एरिया विस्थापित करता है जल को। उस एरिया को अगर हम मेजर करें, जो द्रव्यमान आएगा हमारे पास द्रव का, उतना ही अमाउंट का फोर्स उत्प्लावन बल लगेगा। कहने का मतलब है जितना ज्यादा एरिया कवर करेगा कोई वस्तु, जितना ज्यादा द्रव को विस्थापित करेगा, उतना ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। तो उत्प्लावन बल क्या हुआ? हटाए गए द्रव के भार के बराबर। फोर्स इज इक्वल टू वेट। वेट किसका? जितना द्रव हटाया जा रहा है उस द्रव का वेट। क्लियर है? तो जहाज का भार नीचे की तरफ और जल द्वारा विस्थापित बल ऊपर की तरफ, इतना आपको याद रखना है। इस एग्जांपल से समझो और अच्छा समझ में आएगा। हमारे पास एक कंटेनर है, कंटेनर में हमने 5 kg का कोई बॉडी डाला। जैसे ही डाला, एक दूसरे कंटेनर में हमने इसे स्टोर करना चालू किया, ये जो द्रव यहां से बाहर निकलेगी। ठीक, जब हमने उसे मेजर किया तो वो 2 kg का था, जो द्रव विस्थापित हुई वह 2 kg का था। तो आपको यही समझना है कि 2 kg का ही बल ऊपर की तरफ लगेगा और वही बल बायंट फोर्स है, वही बल उत्प्लावन बल कहलाता है। उत्प्लावन बल को बायंट फोर्स कहते हैं, इंग्लिश मीडियम। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके उपयोग देख लेते हैं। देखिए, उपयोग और उदाहरण अलग अलग चीजें हैं। हमने इस सिद्धांत का अलग अलग चीजों में उपयोग किया है। ठीक, और उदाहरण होते हैं कि वो अपने आप प्रकृति में हो रही हैं चीजें। उपयोग में देखो, अब हम लोगों ने जलयानों और पनडुब्बियों के जो डिजाइन है उसे बना रहे हैं आर्किमिडीज सिद्धांत पर। कैसे? हमने जब ये देख लिया कि जितना ज्यादा पानी हटाया जाएगा उतना ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा, तो हम उसी हिसाब से डिजाइन करें ना अपने जहाजों को। ठीक है ना? क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक छोटी सी कील, लोहे की कील पानी में डूब जाती है, जबकि उसी मेटल का बना एक बहुत बड़ा जहाज जो है पानी में तैरता है। क्यों? इसका कारण क्या है? इसके 2 कारण हैं। पहली चीज, अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर तैर रही है तो उसका सबसे मेन कारण होता है घनत्व, डेंसिटी। कम डेंसिटी वाली वस्तु हाई डेंसिटी वाली वस्तु पर तैरती है। पानी के ऊपर तेल जो है, ऑयल, वो तैरता है। क्या कभी आपने देखा है कि ऑयल नीचे हो, पानी ऊपर हो, वाटर ऊपर हो? नहीं। पानी का जो घनत्व होता है वह कितना होता है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक, और जो ऑयल का होता है इससे काफी कम होता है। तो कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर तभी तैर सकती है जब उसका घनत्व कम हो। और दूसरा कारण क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कोई वस्तु किसी भी दूसरे मतलब द्रव में अगर वह रखी जाती है तो वह जितना ज्यादा से ज्यादा द्रव हटाएगा उतना ज्यादा उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की तरफ, और वह वस्तु इजीली तैर सकती है ना? तो इन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग यूज करते हैं कि जलयानों और पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में, फिर दुग्ध मापी में दूध की शुद्धता मापने में, आर्द्र मापी हाइड्रोमीटर से द्रवों के घनत्व ज्ञात करने में। अब देखो, दूध है और दही है, दोनों का घनत्व अलग अलग होगा, डेंसिटी अलग अलग होगी। उससे मेजर करते हैं कि अगर 2-4 दिन पुराना दूध है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। तो हम लोग पता कर लेते हैं कि शुद्ध है कि नहीं है, दूध पुराना तो नहीं हो गया है।
ठीक, वैसे ही आर्द्रता मापी हम लोग द्रवों के घनत्व को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, हाइड्रोमीटर। अब यहाँ पे उत्प्लावन बल के कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो ऑलरेडी होता है, जैसे कि बर्फ का पानी में तैरना। ये क्यों हो रहा है? ये ओनली बिकॉज ऑफ डेंसिटी की वजह से हो रहा है। डेंसिटी जो बर्फ का है पानी से कम होता है, इसलिए वो उस पर फ्लोट कर रही है, तैर रही है। ठीक, और दूसरा कॉर्क, आप लोगों ने कैप वगैरह लगाया होगा सीसीओ वगैरह में, है ना, बॉटल्स वगैरह में, वो कॉर्क भी पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो है वो पानी से कम होता है। अब जो मैंने एग्जांपल बताया था कि जहाज जो है पानी पर चलती है और वहीं कील जो है पानी में डूब जाती है, उसका कारण मैंने बता दिया है कि दो कारण है, एक आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, जिसमें हम लोग, और एक डिजाइन है। आप लोग एक चीज और समझो कि जब हम शिप की डिजाइन करते हैं तो जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसमें हम लोग हॉलो रखते हैं। मैंने यहां पे सिद्धांत में क्या बोला था कि कोई ठोस वस्तु, ठीक, नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसमें एयर भरी हुई होती है, ऐसा हमने डिजाइन किया है कि वो पूरी तरीके से सॉलिड ना हो। ठीक, तो आर्किमिडीज सिद्धांत समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नोट डाउन कर लेना आप लोग। जॉर्ज साइमन ओम, जिन्होंने 1826 ईस्वी में इसे प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब ओम का नियम आप लोगों ने 10th क्लास वगैरह में पढ़ा होगा, है ना, करंट और वोल्टेज से संबंधित है। तो क्या है इसकी स्टेटमेंट कि किसी चालक, कंडक्टर, सबसे पहले कंडक्टर समझो, कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, जिसमें करंट का फ्लो हो सके, धारा प्रवाहित हो जाए, उस मटेरियल को हम लोग कंडक्टर बोलेंगे, और जिसमें नहीं होता है वो हमारा नॉन कंडक्टर, कुचालक कहलाएगा। ठीक है, तो किसी चालक की भौतिक अवस्था, फिजिकल कंडीशन को बदले बिना, जैसे कि ताप, दाब, ये सब चेंज ना करें, और यांत्रिक विकृति, किसी भी अप्लायंसेस के उसके पोजीशंस को चेंज ना करें, तो उसके किए बिना अगर उसमें एक धारा प्रवाहित हो तो उस चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर होगा, वो धारा और विभवांतर एक दूसरे के समानुपाती होंगे। फिर से तुम समझो कि आपके पास एक सर्किट है, सर्किट जिसमें आप लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा रखा है, वोल्टेज V, एक बैटरी है, इसको बैटरी मान सकते हो। ठीक है, एक प्लस एक माइनस, आप लोगों को पता होगा, प्लस से माइनस की तरफ करंट फ्लो होती है, धारा प्रवाहित होती है। यहां पे एक रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध है। तो यहां पर अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया, बैटरी के जो विभवांतर को आप लोगों ने अगर बढ़ाया, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। सिर्फ ओम का लॉ इतना ही कहता है कि किसी भी सर्किट में, तो यहां पे चालक की बात कर रहा है, तो चालक के दो सिरे कौन से हो गए, एक सिरा ये हो गया और एक सिरा ये हो गया। इस चालक में हमने करंट प्रवाहित की है, वो करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके विभवांतर के, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इस चालक के अंदर प्रवाहित करंट है। ओम का नियम क्या बोलता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, पोटेंशियल डिफरेंस जो है धारा करंट के समानुपाती होता है। यहां से अगर प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं, इक्वल साइन के साथ एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जो कि कैपिटल R है, R जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, और ये फॉर्मूला हमारा निकल के बाहर आता है। तो क्या कहने का मतलब है, अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया तो करंट भी बढ़ती है। अगर इनके बीच में एक ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो वह एक सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन आएगी। कहने का मतलब है I अगर हमने इंक्रीज किया तो V भी इंक्रीज हो जाएगा। ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। तो ठीक, तो क्या है हमारा ओम का नियम कि किसी भी चालक में अगर हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं तो वह उसके दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है ना, और यह धात्विक चालकों के लिए ही सत्य होता है, अधात्विक चालकों के लिए नहीं। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का प्रतिपादक कौन है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलाम है, जिन्होंने 1780 में इस नियम को प्रतिपादित किया था।
इस नियम के अनुसार आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के बीच में लगेगा। अब इस नियम को आप लोग गुरुत्वाकर्षण नियम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया उससे आप लोग कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिमिलर है। दोनों नियम बिल्कुल अलग हैं, लेकिन जो फॉर्मूला वगैरह है, कॉन्सेप्ट सेम है। कैसे, आइए देखते हैं। तो यहां पे हम दो आवेशों की बात करेंगे। आवेश मतलब चार्जेस, ठीक। एक आवेश जैसे मान लेते हैं प्लस Q1 ले लिया और दूसरा आवेश क्या है, प्लस Q2 है। दोनों का नेचर क्या है, पॉजिटिव नेचर है। तो एक दूसरे को ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। और अगर इनका नेचर विपरीत हुआ, अपोजिट हुआ, जैसे कि एक को हमने प्लस ले लिया और एक को हमने माइनस ले लिया, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। आप लोग तो बहुत अच्छे से समझते हैं, है ना। बॉयज बॉयज प्रतिकर्षण, गर्ल्स गर्ल्स प्रतिकर्षण और बॉयज गर्ल, समझ गए। चलिए, तो वहां पे हमने गुरुत्वाकर्षण में क्या पढ़ा था कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, ठीक, उन पिंडों के मासेस के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। यहां पे हमको क्या पढ़ना है कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला बल, वह बल प्रतिकर्षित भी हो सकता है, आकर्षित भी हो सकता है। तो लगने वाला जो बल है वह इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो बिल्कुल सिमिलर है। उसमें मासेस थे, द्रव्यमान था, उसमें चार्जेस हैं Q1 Q2। इनको एक साथ लिखेंगे तो क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहां पे क्या आया था, F इज इक्वल टू कैपिटल G था, यहां पे कांस्टेंट वैल्यू ले लो। वहां M1 M2 था, यहां पे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना सिमिलर। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि जब भी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे तो या तो उनके बीच आकर्षण होगा या तो उनके बीच प्रतिकर्षण होगा। कहने का मतलब है एक बल आरोपित करेंगे एक दूसरे के ऊपर और वह एक दूसरे के ऊपर जितना बल लगा रहे हैं वह समान होगा, ठीक। और वह बल किसके इक्वल होगा, उनके चार्जेस के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब चार्जेस बढ़ाएंगे, चार्ज की वैल्यू, आवेशों की वैल्यू को अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है वह भी इंक्रीज होगा, और अगर इनकी बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो हमारा जो फोर्स लग रहा है वह डिक्रीज हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके कई फैक्ट्स आएंगे, कई क्वेश्चंस यहां से बन सकते हैं, इसे आप लोग बहुत ध्यान से देखना। डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से बने भी हैं और आएंगे भी, ठीक। तो सबसे पहले ऊर्जा क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, उसे समझो कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है ना। एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब एनर्जी कई टाइप की हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, है ना, बहुत सारी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, हमको यहाँ पे एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होती है वो पढ़ना है, ठीक। कैसे होती है, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट देखो। इस सिद्धांत को किसने दिया, रॉबर्ट मेयर ने दिया है 1841 में, 1841 ईस्वी में दिया है रॉबर्ट मेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉबर्ट मेयर को याद कर लो बिल्कुल, ठीक। इन्होंने बोला कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सोचो, मतलब इस ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वह नियत है, इसे ना तो हम लोग बना सकते हैं और ना ही इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल सकते हैं, है ना। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्लियर। कैसे बदला, तो आप लोग समझो कैसे बदला। ये हमारे पास एनर्जी सोर्स है, ठीक। आप अपने घरों में देखते हो, आपके पास स्विच बोर्ड है, आपने पहला स्विच ऑन किया तो आपका बल्ब जल गया, दूसरा स्विच ऑन किया तो फैन ऑन हो गया,
इसी तरीके से एसी, हीटर, कूलर सब कुछ आपके कनेक्टेड है। तो आपने जब पहला स्विच ऑन किया था तो वहां पे हुआ क्या, वहां से आपका करंट फ्लो हुआ, धारा प्रवाहित हुई। जैसे ही स्विच ऑन किया वो हमारे चालक में धारा प्रवाहित आई हुई, जिससे यह बल्ब क्या हुआ, जलने लगा। तो धारा प्रवाहित हुई मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हुई, लाइट एनर्जी में। विद्युत ऊर्जा जो है वह प्रकाश ऊर्जा में बदल गया। यह किसमें हुआ, बल्ब में, ट्यूबलाइट में, कोई भी अप्लायंसेस जो हमें प्रकाश देता है। तो यह हमारी प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अगर हम लोग बात कर रहे थे फैन की, तो हमने इसको भी क्या प्रोवाइड किया, करंट प्रोवाइड किया, मतलब विद्युत ऊर्जा दी। विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। क्यों, क्योंकि ये फैन क्या होगा, रोटेट होना लगा। ठीक, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब हमने करंट किसको दिया, हीटर को दिया। हीटर को, हीटर का काम क्या है, हीट प्रोवाइड कराना, ऊष्मा देना। तो करंट यहां पे हमने जब दिया तो यहां पे कौन सी एनर्जी हमको मिल रही है, हमको हीट एनर्जी मिल रही है। हीट एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा कहने का मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। और अगर आप लोग गाने बजाते हो स्पीकर्स वगैरह में, उसमें क्या हो रहा है, वहां पे भी आप लोगों ने क्या किया, करंट प्रोवाइड किया। मतलब यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, विद्युत ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई, ध्वनि में, साउंड में। यहां से हमको साउंड मिल रहा है, तो यहां पे हमको क्या मिला, साउंड एनर्जी, ध्वनि ऊर्जा। एक आपका माइक्रोफोन है, इसमें आप लोग बोलते हो, है ना, तो आप बोल रहे हो मतलब आप ध्वनि दे रहे हो, साउंड दे रहे हो। तो यहां पे ये जस्ट अपोजिट हो गया कि साउंड एनर्जी जो है वह कन्वर्ट होगा किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि ये आगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा। और जिस फॉर्म में आउटपुट चाहिए हम ले लेते हैं, किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। तो ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गई, इसमें विद्युत ऊर्जा ध्वनि ऊर्जा में, इस वाले केस में विद्युत ऊर्जा जो है लाइट एनर्जी मतलब प्रकाश ऊर्जा में, इसमें विद्युत ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा में बदल गई। क्लियर। और यहां पे काइनेटिक एनर्जी हमको मिल रहा है। ठीक, अब एक केस हमारे पास ये है, उदाहरण मतलब कि हमारे पास एक सन है, सन से हमें कौन सी ऊर्जा मिल रही है, तो हमें ऊष्मीय ऊर्जा मिल रही है, लाइट एनर्जी मिल रही है, दोनों एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी प्लस हीट एनर्जी दोनों मिल रहा है। इसको हमने कलेक्ट किया सोलर पैनल से। ठीक, सोलर पैनल का काम क्या है कि सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। क्लियर है। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अलग अलग अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं एनर्जी को कन्वर्ट करने में, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट करने में। आपको यहां पे जो प्रश्न बनेंगे वो सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा कि आपका जो सोलर पैनल है वह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, आपका डायनामो जनरेटर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो जनरेटर का काम क्या होता है बच्चों, जनरेटर का आप लोग घरों में देखते हो शादी ब्याह होता है तो जनरेटर क्या काम क्या होता है कि पूरे के पूरे घर में प्रकाश उत्पन्न करना, लाइट। समझ गए। तो आउटपुट क्या है हमें, प्रकाश, लाइट एनर्जी कैसे मिल रही है ना। और लाइट भी पहले किस में कन्वर्ट हुई रही होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए तभी तो लाइट मिलेगी। आ रहा समझ में। और उससे पहले किस में रही होगी, ये जनरेटर हमने क्या किया, पीछे से रोटेट किया। अब तो ऑटोमेटिक आ गए हैं लेकिन रोटेट कराना पड़ता है, मतलब हमको उसमें वेग देना पड़ता है, गतिज ऊर्जा देनी पड़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी या फिर यांत्रिक ऊर्जा को हम बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये याद रखोगे जनरेटर के लिए। और मोटर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। अब मैंने यहाँ पे कुछ लिस्ट दे रखी है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक, सेम जो मैंने बताया है वही सारी चीजें हैं और याद कर लेना। लाउड स्पीकर का काम क्या है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना।
ये अभी बताया, माइक्रोफोन भी बताया, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती का जलना, अब बेटा मोमबत्ती जो है वो किसी केमिकल से बना है, जब हम उसको बर्न कर रहे हैं तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, रासायनिक ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हो रही है, प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में, और उसमें से कुछ ऊष्मा भी निकल रही है, तो हम कह सकते हैं प्रकाश और ऊष्मा। बच्चों एक चीज कंफ्यूजन होगा आप लोगों को कि जब हमने एक स्विच ऑन किया था तो जो बल्ब हमारा जला था तो वहां पे हमारे पास दो चीजें मिलती हैं, प्रकाश तो मिलती ही है, दूसरी चीज हीट भी उसमें से निकलती है, आप जब छूते हो तो वो गर्म हो जाता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर वो प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट हो रहा है कि उष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है, तो बेटा दोनों में होता है, लेकिन अप्लायंसेस का जो मेन काम है वो लाइट देना होता है। तो आप बोलोगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट हो रही है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अगर ऑप्शन में दोनों आता है तब आप दोनों को टिक लगाओगे। इस तरीके से ये सारे आपको याद हो जाएंगे, ठीक। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें। धन्यवाद।